बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिकली बच्चों, कल यानी कि 15 दिसंबर 2022 को आपका इकोनॉमिक्स का जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो में हम एक और सैंपल पेपर को बच्चों अच्छी तरह से सॉल्व करके समझने वाले हैं और ये पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। ठीक है, प्री बोर्ड के ऑफिशियल एग्जाम। और हाँ, याद रखिए ये पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के जो एग्जाम होंगे 2023 के उसके लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं कि ये जो आपका पूरा का पूरा पेपर है, इसे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी जहां तक कोशिश है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। वैसे तो आप सभी को पेपर का पैटर्न पता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नए नए आए होते हैं जिन्होंने अभी पेपर नहीं देखा होता है, तो उनके लिए मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए समय 3 घंटे रहेगा आपका, अधिकतम अंक आपके टोटल 80 होंगे। अब पेपर जो है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड रहेगा कि पेपर आपका 2 खंड में विभाजित रहेगा। खंड नंबर होगा ए, जिसमें रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपकी जो फर्स्ट बुक है। फिर आएगा खंड बी, भारतीय आर्थिक विकास वाली। अब आपका पूरा का पूरा पेपर इन्हीं 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पूरे पेपर में टोटल आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि 10 एमसीक्यू इसमें होंगे और 10 एमसीक्यू इसमें होंगे। ठीक है, और 3 अंक के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इसमें होंगे और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इसमें होंगे। और 4 मार्क्स के 6 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 4 मार्क्स के 3 इसमें होंगे और 4 मार्क्स के 3 इसमें होंगे। फिर 6 अंक के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, तो 6 अंक के 2 इसमें मिल जाएंगे आपको और 6 अंक के 2 इसमें। ठीक है, अब कई बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर जी चॉइसेस मिलेंगी क्या हमको? बिल्कुल मिलेंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी, एक इसमें 3 मार्क्स में, एक 4 मार्क्स में और एक 6 मार्क्स में। और भारतीय आर्थिक विकास में आपको 6 मिलेंगी टोटल, 3 तो एमसीक्यू में और एक 3 मार्क्स में, एक 4 मार्क्स में, एक 6 मार्क्स। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न है, जो कि मैंने आपको ठीक 2 से 2.5 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा। ठीक है, तो अब आप सभी को पेपर का पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, इस पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली पार्ट 2 के लिए है, भारतीय आर्थिक विकास के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं आगे की तरफ। तो अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, आपके पेपर के जैसे हमारा खंड नंबर ए था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन आएगा कथन वाला। कथन सही है नहीं आपको समझाना। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें समझा चुका हूँ, अभी जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले एक वीडियो डाला था उसके। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको जहां तक कोशिश थी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जिन बच्चों ने इस पेपर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जब पार्ट 1 देखोगे तो आपको आपके जो फर्स्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की उसके बारे में अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, बाकी हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर बी की तरफ। तो पार्ट बी हमारा ये रहा। हाँ, पार्ट नंबर बी आ गया है हमारा, यानी कि खंड बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज याद आ गई कि अभी आपका जो ये प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट को हमारे चैनल की तरफ से इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के पेपर के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करके आइएगा एंड आई होप कि आपने तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रखी होगी। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से ऑल दी बेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहले देखो 10 एमसीक्यू होंगे जिसमें आपको 3 में चॉइसेस मिलेंगी, तो टोटल हो गए 13 एमसीक्यू। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इन सभी का आंसर देने की आप सभी कोशिश करें, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगी कि हाँ बच्चे इंटरेक्ट हैं वीडियो में। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो की। तो क्वेश्चन में पूछा गया है श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या है जिससे आप श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात करोगे? ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शनों में से जो आपको राइट लगता है वो आपको बताना है कि द फॉर्मूला टू फाइंड द लेवल पॉपुलेशन रेशो, वो कौन सा है? वो है बच्चों बी वाला, कार्यबल बटे में कुल जनसंख्या। दैट मीन्स पहले आएगा इस तरीके से, कार्यबल, ठीक है, बटे में कुल जनसंख्या और फिर इंटू 100। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सा। ये श्रम शक्ति नहीं श्रम शक्ति नहीं लगाते, यहाँ पे हम कार्यबल लगाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या होगा,
बी वाला पार्ट ठीक हो जाएगा, वर्कफोर्स एंड टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का है और जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। दैट मींस ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें प्रति एक वर्ग किलोमीटर में अधिक जनसंख्या रहती है। पाकिस्तान, चाइना, भारत या फिर ब्रिटेन। तो देखो पाकिस्तान और ब्रिटेन ये आउट ऑफ ऑप्शन हो जाएंगे। अब दो ही बचते हैं क्योंकि एक भारत और चाइना है। भारत मतलब पहले तो चाइना था लेकिन अब भारत नंबर 1 पे हो चुका है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट, एंड चाइना सेकंड पे, पहले चाइना फर्स्ट पे था। तो यही है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है जिसमें जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार। तो वो कौन सा है? वो है बच्चों भारत, इंडिया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी में अथवा में मिलेगा तो एक चॉइस आपको 1 मार्क्स में मिल गई। किस देश ने शिशु नीति को अपनाया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने चाइल्ड पॉलिसी अपनाई है? तो भारत है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान है? बिल्कुल नहीं। अब भी तो है ही नहीं, तो बचता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने अपनाई हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो शिशु नीति है वो किसने अपनाई है? चाइना ने। ओके बच्चों, 19 कंप्लीट। अब इसी को इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर? तो ये किसकी है? इंडिया की है। और उसके बाद विच कंट्री हैज चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड? दैट इज चाइना। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनांकी की स्थिति क्या दर्शाती है? यानी कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो उस समय भारत की जो जनसंख्या स्थिति होती है वो कैसी होती है? भारत में अधिकतर लोग जो है वो गरीब होते हैं, यानी कि उच्च निर्धनता होती है। भारत में उस समय ज्यादातर मृत्यु दर देखी जाती है क्योंकि विभाजन हुआ था। उच्च निरक्षरता, यानी कि अंग्रेज जो थे वो भारत को एक तरीके से गरीब, दरिद्र ऐसा छोड़ के गए थे, तो यहाँ पे कम लोग पढ़े लिखे थे। मात्र उस समय के डेटा के अनुसार मात्र 14% लोग ही पढ़ लिख सकते, मात्र 14%, और 86 तो पता नहीं क्या करते थे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम? ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी में देखिए अथवा दिया हुआ है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, तो ये किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1981, 84, 86, 82। तो कौन सा इसका राइट हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1982 में नाबार्ड नामक इसकी स्थापना होती है। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से, जो पहला वाला था, एक सेकंड को हटाना पड़ेगा। हाँ देखो, द डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ द इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्टेड हाई पॉवर्टी, हाई डेथ रेट एंड हाई इलिटरेसी। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन जो था वो इस तरीके से था, इन विच ईयर द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज एस्टैब्लिश्ड? 1982। सिंपल सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को बात करेंगे, 21 की बात करेंगे तो देखिए दो कथन है इसमें, तो आपके कथन वाले क्वेश्चन आएगा। कथन एक कहता है कि पिछले बीते 20 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रेशो चला आ रहा था वो 20 सालों में कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ने लगा है। कथन राइट है। दूसरा कथन है कि जैसे जैसे तेजी से औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तेजी से वायु प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है कि औद्योगिकरण फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं तो वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों सही है। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारा कथन, दोनों कथन एक और दो दोनों सत्य है। ठीक है, अभी एक और कथन आएगा, अभी कथन और कारण वाला, वो भी आपको समझा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 20 इयर्स, राइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट, rapid industrialization has increased the level of air pollution, that means also right. Option number is also right. Okay बच्चों, well, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें आपको एक देखने को मिलेगा मिलान। तो मिलान करने की एक अच्छी सी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको इसमें से सबसे आसान लगता है पहले आप उसे चूज कर लो। जैसे कि सबसे आसान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ तो कब हुई थी? भारत की आजादी के ठीक 4 वर्ष बाद, यानी कि 1951। और दूसरा आप समझ इसमें देखोगे टिस्को के बारे में, तो टिस्को भी आप सभी को पता होगा, ये कब बना था? ये बना था 1907 में। ठीक है, अब दो हमने ढूंढ लिए। अब ये हमें देखना है कि पहले में सी, यानी कि ये ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब हमें देखना है कि जिसमें पहले का सी हो और दूसरे का डी हो, सॉरी मतलब तीसरे का डी। यहाँ पे देखेंगे पहले का सी ये रहा और तीसरे का डी भी इसी में, दैट मीन्स ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो अब आप देख लेंगे कि
जो औद्योगिक नीति थी वो कब आई थी? 1956 में। और करवे समिति कब बनी थी? 1955 में। सिंपल सा। तो इस तरीके से आप मिलान कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप इजीली जब किसी भी चीज को समझोगे ना तो आसानी से समझ सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग को शार्प रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिलान के लिए ये स्टेप्स हैं, स्टार्ट टाइम है। तो 5 ईयर प्लान कब स्टार्टेड हुए थे? 1951 में। करवे समिति 1955, टिस्को 1907, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे समझते हैं। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। थर्ड में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यानपूर्वक विचार करना है। चलिए विचार करेंगे। गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन विशेष कार्यक्रम में शामिल है। दैट मीन्स ये जो कथन नीचे में ये चार दिए गए हैं, इन चारों में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, फिर हमें विकल्प चुनना है। तो देखेंगे भाई, गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन विशेष कार्यक्रम। तो सबसे पहला था कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम बनाया। दैट मीन्स मनरेगा ये बनाया, बिल्कुल राइट। सेकंड है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बनाई, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बनाई, बिल्कुल ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बिल्कुल ठीक है। तो आप याद रखें, ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भारत में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन विशेष कार्यक्रम कौन से थे। तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ठीक है, स्वरोजगार योजना। सिंपल, सारे से के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया यहाँ पे सी राइट है हमारा, 1 2 3 4 सभी सही है, 1 2 3 4। अब इंग्लिश में देखेंगे, तो इंग्लिश देख सकते हैं, eradication of the poverty and unemployment is included in the special program। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल्सो राइट। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। अब आपको 24 में चॉइस मिल गई, यानी कि एमसीक्यू के जो आपके क्वेश्चन थे इसमें टोटल आपकी 3 चॉइस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो 24 कहता है कि पहली 7 योजनाओं में व्यापार नीति विशेषता अंतर्मुखी व्यापार रणनीति पर आधारित है। यानी कि जो हमने पहली 7 योजनाएं चलाई वो बेसिकली भारत के अंतर्मुखी व्यापार रणनीति पर आधारित थी। तो ये कथन क्या दर्शाता है? क्या ये लाइसेंस प्रणाली को दर्शाता है? क्या ये स्वावलंबन होने को दर्शाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? या फिर आयात प्रतिस्थापन को दर्शाता है? तो बेसिकली ये जो कथन है, ये कथन दर्शाता है आयात प्रतिस्थापन को, यानी कि डी को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखेंगे, हाँ ये था, देखो अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय में शामिल नहीं है। देखो ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है, 23, ये गरीबी और रोजगार का था। इसका गरीबी और रोजगार। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बेरोजगारी की समस्या का है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो सबसे पहला है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तथा विशेष रोजगार कार्यक्रम। दैट मीन्स कि सकल घरेलू उत्पाद, दैट मीन्स कि हमारी जो जीडीपी है उसमें वृद्धि की जाए और जो विशेष रोजगार कार्यक्रम है वो लोगों को तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला राइट। सेकंड है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देखो जैसे जनसंख्या बढ़ेगी संसाधनों पर दबाव होगा, रोजगार जो है वो कम पड़ने लगे, तो यानी कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए, बिल्कुल राइट। तीसरा है जितने भी छोटे छोटे उद्योग है ऐसे उद्योगों का विकास करना चाहिए ताकि जो रोजगार है गांव तक नहीं पहुंचता वो ही पहुंच पाए, तो ये भी राइट है। डी है विदेशी कंपनियों का स्वागत। ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि यदि विदेशी कंपनियां आएंगी तो गांव में रोजगार नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां है वही बड़े बड़े पढ़े लोग ही रोजगार पाएंगे, ये चीज है, ठीक है। तो कौन सा होगा, कौन सा उपाय शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, स्वागत करना विदेशी कंपनी। ओके, अब इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाएगा इस तरीके से, इन द फर्स्ट 7 प्लान्स द ट्रेड पॉलिसी इज बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द इनवर्ड ट्रेड स्ट्रेटजी। यानी कि एक्सक्लूसिवली ये बेसिकली इनवर्ड थी ट्रेड स्ट्रेटजी पे। ये किस संबंध में है? यह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। अब इसी में अथवा दिया हुआ था आपका, अथवा में था इट इज नॉट इंक्लूड इन द सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ओके वेल, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले ये एमसीक्यू में है लेकिन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्या? निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कथन के संबंध में है कि भारत में जो एलपीजी नीति के
कुछ बिंदु है, यानी कि भारत में एलपीजी नीति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बिंदु हैं उसके बारे में। तो पहला बिंदु दिया हुआ है बच्चों एमआरटी एक्ट 1969, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति, बिल्कुल राइट है। निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ किया गया, बिल्कुल राइट। समुद्र पारीय व्यापार के अवसर यहाँ पे लाए गए, बिल्कुल राइट। कर सुधार, वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सुधार, ये सभी शामिल है। बेसिकली कर सुधार एक अलग पॉइंट है, वित्तीय क्षेत्र अलग पॉइंट है, बैंकिंग सुधार अलग पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये सी के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारे सारे के सारे कथन ही राइट है, ठीक है, सभी के सभी राइट है। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कौन सा ऑप्शन चुनेंगे हम चुनेंगे ऑप्शन सर जी, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए को चुनेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसी तरीके से जब आप ये इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से देयर आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी इन इंडिया। तो क्या क्या है वो, ये 5 पॉइंट आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए जो है ये चुन लेंगे, ठीक है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 है प्लस जो 28 है, ये दोनों कथन आपके अभिकथन और कारण वाले हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अभिकथन कारण वाले भी आएंगे। तो पहला अभिकथन यहाँ पे दिया हुआ है कि बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति स्तर है, इसके अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है जो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है प्राकृतिक संसाधनों की मांग और तेजी से बढ़ती है, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी पूर्ति स्थिर है, ठीक है, लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ये स्थिर नहीं रहेगी बल्कि अस्थिर हो जाएगी और संसाधनों पर दबाव डालेगी। कारण क्या है, कारण ये है कि इन संसाधनों का अधिक उपभोग किया जाता है और उपभोग धारण क्षमता की सीमा से बाहर चला जाता है, जिससे पर्यावरण की हानि होती है। दैट मीन्स अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण यहाँ पे अभिकथन की ये बता रहा है कि भाई प्राकृतिक संसाधन आखिर कैसे कम होते चले जाएंगे और पर्यावरण को क्या नुकसान होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे सर जी यहाँ पे ए वाला सही होगा, अभिकथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, सिंपल सा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो एसेशन हमारा राइट है, रीजन भी राइट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वेल क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27 में बोला गया है कि अभिकथन के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 1990 के 6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 331 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचे। यानी कि पहले जो था विदेशी मुद्रा भंडार 1990 में मात्र 6 बिलियन यूएस डॉलर था, लेकिन 2014-15 में ये कितना पहुंच गया, 321। कारण वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन हुआ है। ये क्या बता दिया, देखो एक तरफ तो बात की जा रही है कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार का जो डाटा है वो क्या है, और दूसरा बताया जा रहा है कि जो रुपए का अवमूल्यन हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यानी कि देखो कथन अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है, ठीक है, कथन अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्णन नहीं है, ठीक है, वर्णन नहीं है। तो क्या कहेंगे, बी हम कहेंगे कि अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं कर, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, बी वाला, ओके। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछेगा इस तरीके से, एसेशन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी राइट हो जाएगा, ओके बच्चों। तो इस तरीके से हमारा आज की इस वीडियो का पार्ट ए जो था बेसिकली, दैट मींस यहाँ पे पार्ट ए को हम कंसीडर कर सकते हैं एमसीक्यू वाला पार्ट। इसको हमने 20 मिनट में, बहुत 20 नहीं मतलब 19 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीटली समझ लिया है, ठीक है। जिन बच्चों ने 13 में से सही से क्वेश्चन का आंसर दिए हैं वो बहुत अच्छे से उनकी तैयारी हो रखी है, आपने तैयारी कर भी रखी होगी आई होप। एंड फिर से आपको बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। वेल अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे 3-3 मार्क्स के, पहले 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। 28 कहता है कि उन विभिन्न कारकों का मूल्यांकन कीजिए जिनके आधार पर चीन में आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि हुई। दैट मीन्स आपको कोई एक 2-3 ऐसे कारण लिखने हैं जिसके कारण चीन का जो विकास था वो तेजी से बढ़ा था, ठीक है। अब इस विकास के कारण में सबसे पहला है बच्चों चीन के द्वारा अपनाई गई नीति जीएलएफ अभियान। कौन सा अभियान, जीएलएफ अभियान। याद रखें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। देखिए 1958 में एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। कौन सा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, जिसका उद्देश्य था
बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया था। 1958 में 26,000 कम्यून थे। कम्यून का मतलब कृषक, जिनमें प्राय कृषक कृषक वगैरह शामिल हुआ करते थे। सिंपल, ठीक है। तो आप समझ गए जीएलएफ के बारे में क्या कहानी है इसकी, कि जीएलएफ एक बेसिकली एक अभियान था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, जो कि 1958 में शुरू किया गया था चाइना के द्वारा। चाइना ने इसके आधार पे कहा कि हम बड़े पैमाने पे देश का औद्योगिकरण करेंगे। दैट मीन्स कृषि से हम उद्योगों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और अपने घर में ही लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो अपने आसपास उद्योग लगाएं। इससे उसका विकास और तेजी से होने लगा। दूसरा है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। ये क्या थी भाई? तो 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया, ठीक है। फिर इसके बाद छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। तो ये नीति थी महान सर्वहारा क्रांति। दोबारा समझा देता हूं कि बेसिकली 1965 में चीन के नेता माओ ने क्या किया, मतलब उस समय के अनुसार महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। इसके अनुसार छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए और अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था, ठीक है। साथ ही तीसरा है यहाँ पे 1978 के आर्थिक सुधार। आप सभी को पता है चीन में जो तेजी से औद्योगिक समृद्धि हुई है, उसका सबसे मेन और सबसे बड़ा कारण है 1978 में लागू किए गए जो सुधार थे उसके बारे में, यानी कि जो खुले द्वार की नीति थी उसका है ये बेसिकली फंडा, ठीक है। तो ये तीनों कथन थे कि भाई चाइना ने कैसे जो विकास था वो तेजी से अपना शुरू कर लिया। ओके बच्चों, वेल इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा आपसे, इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टुक प्लेस इन चाइना। तो जीएलएफ कैंपेन जो चलाया था इसने वो आ जाएगा, ग्रेट क्या है ये, प्रोटेलेशन, कल्चर रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिवॉल्यूशन ऑफ 1978, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सिंपल सा ये पार्ट हो गया। अब जो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ये इसमें आपको एक चॉइस मिलेगी 3 मार्क्स। तो देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए 1 into 30, यानी कि एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन। आपको हरित क्रांति क्या है ये समझाना है, हरित क्रांति की विशेषताएं क्या थी 1-2 ये बतानी है, हरित क्रांति के 1-2 प्रभाव बताने। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि ये 3 मार्क्स का 6 में भी आ जाएगा, तो जो जितना मैं आपको बताऊंगा उतना लिख दोगे तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसकी ये बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है बेसिकली, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, तो देखिए आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे, हरित क्रांति। हरित क्रांति बेसिकली थी क्या? तो हरित क्रांति से तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन से तीव्र वृद्धि से, दैट मीन्स 1960 का जो दशक था, इस दशक में कृषि उत्पादन में जो तेजी से वृद्धि हुई उसको हरित क्रांति कहते हैं। बेसिकली इस समय जो ऊंची उपज वाले बीज थे जिसे हम HYBS कहते हैं, और जो रासायनिक खाद वगैरह थी, ऐसी नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था। और भारत हरित क्रांति के टाइम पे क्या कर रहा था, भारत जो है पहले ये क्या करता था, आयात करता था खाद्यान्न को। तो हरित क्रांति के बाद ये आयातक से निर्यातक बन गया। पहले खरीदता था खाना, ठीक है, खाद्यान्न, लेकिन अब ये बेचने भी लगा था, ये चीज थी, व्यापार भी करने लगा, ठीक है। तो ये हरित क्रांति। अब हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है मेनली, तो हरित क्रांति की विशेषताएं बेसिकली ये है कि हरित क्रांति में उच्च पैदावार वाली जो किस्मों के बीज थे इनका प्रयोग किया गया, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इस समय रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाने लगा जिससे फसल अच्छी हुई। तीसरा है सिंचाई व्यवस्था, दैट मीन्स कि इस समय सिंचाई व्यवस्था बहुत तेजी से की गई। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जहां सिंचाई व्यवस्था नहीं भी थी वहां पे भी बहुत तेजी से विकास किया गया। कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया गया जिसकी वजह से जो कीड़ा वगैरह था वो फसल में नहीं लगता। कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है केवल हरित क्रांति की विशेषता है, अगर ये भी आपसे पूछ लेगा टोटल 3 मार्क्स में, तो आप ये 5 पॉइंट लिख देना, पूरे के पूरे 3 मार्क्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, तीसरा क्वेश्चन इसी में अटेम्प्ट आपको करना होगा कि हरित क्रांति के क्या प्रभाव थे। तो ये प्रभाव भी आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं। तो पहला ये है कि विक्रय अधिशेष की प्राप्ति, दैट मीन्स जो हम बेचते हैं उसके बाद भी हमें लागत बहुत ज्यादा मिल जाती थी, ठीक है। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक, यानी कि हमारे पास खाद्यान्नों का बहुत बड़ा स्टॉक जमा होने लगा था। निम्न आय वर्गों का लाभ, यानी कि जो लोग गरीब किसान वगैरह थे उनको ज्यादा लाभ हुआ। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर के साथ वो अब आयातक से
निर्यातक भी बन गया था। ठीक है बच्चों, तो हर एक चीज को आप समझ गए होंगे। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति की क्या विशेषताएं, हरित क्रांति के प्रभाव और विशेषताएं और प्रभाव को अलग अलग 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो भी आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताएं कि जो अभी तक मैंने आपको समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। ठीक है, जरूर बताइएगा। वेल, ये हमारा 29 का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब अथवा में पूछा गया है भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास को समझाइए। तो भाई क्या विकास हुआ था उच्च शिक्षा क्षेत्र में, आइए समझते हैं। देखिए, यानी कि यहाँ पे बेसिकली बात की गई है उच्च शिक्षा क्षेत्र। तो उच्च शिक्षा क्षेत्र यानी कि जो विश्वविद्यालय कॉलेज हैं इसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आइए समझिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। आंसर लिखेंगे कि उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा संस्थान ये सभी शामिल हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे के सारे सुधार किए गए। फॉर एग्जाम्पल, सुधार इस तरीके से हुए जहां लगभग 31 मार्च 2016 तक 779 विश्वविद्यालय देश में थे, उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे थे। इनमें से 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, 345 राज्य विश्वविद्यालय थे, 133 जो मानित विश्वविद्यालय ये शामिल थे, 235 निजीकरण थे। देश में कॉलेज जो थे, कॉलेज लगभग 37,000 थे, 38,000 मान लीजिए 2012-13 के अकॉर्डिंग। अभी के टाइम पे तो 50-60-70,000 के आसपास। ठीक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, वो भी काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू आ जाता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटी आ जाता है, सीटीई, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि आईसीएमआर आ जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं और बहुत सारे स्कूल, कॉलेज वगैरह इसके माध्यम से खोले जा रहे हैं, लोगों तक शिक्षा को और तेजी से पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ विकास है भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से यहाँ पे वृद्धि हुई। ठीक है, हालांकि आप क्या करो कि आपको ये जो संख्या ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें 1-2 संख्या याद रख लो बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे 5-6 दिए हैं, अब 2 से 3 2 याद कर लो, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, एक कुल और एक जो 2 पर्टिकुलर है वो याद कर लो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले में देखिए यहाँ पे दिया गया हमको डिफाइन द फॉलोइंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एक ही बार में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन का आंसर बनेगा इस तरीके से। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इजी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला है वो ये है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट्स इन द हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट्स को आपको समझाना है, हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया को किस तरीके से है, तो कैसी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, फिर यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में आपको 2 से 3 डेटा याद कर लेना है, बाकी ना कीजिए तो ही अच्छा है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ओके, 29 कंप्लीट। ठीक है, 28 मिनट और 29वां क्वेश्चन कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपने देखा 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में 1 में चॉइस मिल गई। अब 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है जिसमें भी आपको 1 में चॉइस अभी मिलनी बाकी है। तो देखेंगे भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण के संबंध में मुख्य मुद्दे के रूप में वैश्विक उष्णता, ओजोन क्षय को स्पष्ट करो। दैट मीन वैश्विक उष्णता यानी कि जो वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है इसको समझाना है, और ओजोन परत का क्षय ये समझाना। तो वैश्विक उष्णता दैट मीन्स जैसे जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके स्तर में वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे औसत तापमान हमारे वायुमंडल में तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देशों पर, लोगों पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ध्रुवीय हिम पिघलने लगे हैं, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे जो पहाड़ी जानवर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, समुद्री स्तर में वृद्धि होती है जिसकी वजह से कई बार ज्वार भाटा भी आ जाते हैं, तूफान, जो तूफान क्षेत्रीय इलाका है वो ज्यादातर वहां पे तूफान भी आते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है कि जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है बहुत तरीके की प्रकार की जो घटनाएं हैं वो देश में, धरती पे देखने को मिली। ठीक है, ओजोन क्षय को कैसे समझेंगे भाई, ओजोन क्षय को इस तरीके से समझेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कमी से संबंधित। देखिए दोबारा समझिए, ओजोन क्षय का मतलब ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में जो ओजोन की मात्रा है इसमें कमी होती जा रही है। जीव जंतुओं को क्षति होती है, इसकी वजह से मनुष्यों में त्वचा कैंसर एक बहुत बड़ा कारण बनता है ओजोन परत में छेद होने की वजह से।
जलीय जीव और जो स्थलीय पौधे होते हैं इनकी समृद्धि, दैट मीन्स इनकी वृद्धि पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इनके जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, वैश्विक उष्णता यानी कि वैश्विक तापमान, ओजोन क्षय यानी कि ओजोन परत का ह्रास होना। ओके, अब देखेंगे इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पूछा जाएगा एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डेप्लीशन एज द मेन इशूइंग रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। तो पहले आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इन सभी तीनों पॉइंट्स को इजीली रीड आउट कर लें। ठीक है, फिर आप रीड आउट करें ओजोन डेप्लीशन के बारे में ये पार्ट। ओके बच्चों, तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है बेसिकली। पूछा गया है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों का आलोचनात्मक विवेचन करें। दैट मीन्स ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो औद्योगिक नीतियां अपनाई गई थी उनका आपको आलोचनात्मक वर्णन करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरीके से शायद मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गया है ना, कोई नहीं, फिर मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, भारत औपनिवेशिक शासन काल में एक शक्तिशाली औद्योगिक ढांचे का विकास नहीं कर सका, जिसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को हम सिद्ध कर सकते हैं, निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा सिद्ध कर। पहला तथ्य यह है बच्चों कि समान गुणवत्ता के किसी भी विकल्प के बिना हस्तकला उद्योग में गिरावट। इसका मतलब ध्यान से समझिए, बेसिकली ब्रिटेन का एकमात्र उद्देश्य था सस्ती से सस्ती कीमतों पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करे तथा भारत में ब्रिटेन से आया उत्पादित माल ज्यादा बेचे। भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की ब्रिटेन की मशीनों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं कड़ी प्रतियोगिता हो गई। दैट मीन्स भारतीय हस्तशिल्प, भारत में जो हाथों से वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है, उनकी ब्रिटेन में जाके मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से बहुत ज्यादा प्रतियोगिता होती थी। ब्रिटिश वस्तुएं जो कि मशीन से बनी होती थी बहुत ही सस्ती होती थी भारत में, इसीलिए वो ज्यादा खरीदी जाती थी। अतः घरेलू उद्योग से निर्मित वस्तुओं की मांग घटती गई और शनय शनय धीरे धीरे घरेलू उद्योग विशेषकर के हस्तशिल्प मरण होते। दैट मीन्स कि जब अंग्रेजों ने हम पे शासन शुरू किया तो हमारे जो हस्तकला उद्योग थे इसमें गिरावट आई और वो धीरे धीरे खत्म भी होते चले। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज लोग भारत में अपने ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई मशीनों के उत्पादों को भारत में बेचते थे काफी सस्ते दाम। ठीक है, पहला कारण। दूसरा है आधुनिक उद्योगों का प्रभाव। दैट मीन्स भारत में आधुनिक उद्योग जो थे वो 19वीं सदी के दूसरे छमाही के दौरान, इसका मतलब है 19वीं सदी में हम कह सकते हैं कि 1900 के बाद की बात हो रही है, नहीं 19वीं सदी है, दैट मीन्स 1800 की बात हो रही है उस समय के दौरान। परंतु इसकी विकास दर, जब ये तेजी से उद्योग होने लगे थे, लेकिन उस समय ये विकास दर बहुत कम थी। ठीक है, औपनिवेशिक काल के अंत तक उद्योग और प्रौद्योगिक स्तर बहुत ही निम्न रहा, इसका विकास ज्यादा नहीं हुआ था, इसीलिए उद्योग तेजी से विकसित नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा ये है कि 19वीं सदी के दौरान औद्योगिक विकास कपास और जूट कपड़ा मिलों तक ही सीमित था। दैट मीन्स 19th सेंचुरी में जो भारत का विकास था, यानी कि भारत का जो औद्योगिक विकास था वो किस पर डिपेंड था? कपास और जूट कपड़ा मिलों पर। लेकिन 1907 में जब लौह और इस्पात उद्योग 1907 में आया, जबकि चीनी चीनी सीमेंट कागज उद्योग ये 1930 के दशक तक आए थे, उसके बाद भारत में विकास तेजी से हुआ। लेकिन उससे पहले ये विकास केवल कहां तक सीमित था? कपास और जूट कपड़ा मिलों तक, सिंपल सा। ठीक है, फिर चौथा है पूंजीगत उद्योगों का अभाव। मतलब भाई, मतलब ये है कि पूंजी के द्वारा, दैट मीन्स ध्यान से समझिएगा, भारत में मुश्किल से ही कोई पूंजीगत उद्योग थे जो आधुनिकीकरण को आगे बढ़ावा दे सके। देखो, पहले तुम्हें पता है कि आधुनिकीकरण शुरू हुआ लेकिन तेजी से नहीं, बहुत ही निम्न रहा अंग्रेजों की वजह से। और ये जब शुरू भी हुआ तो इसके बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत तौर पे कुछ ज्यादा यहाँ पे देखा नहीं गया। लगभग 70 संयंत्र तथा मशीनरी का आयात, 70% जो संयंत्र था, 70% की बात हो रही है, और जो मशीनरी थी इसका आयात किया जाता रहा था। भारत अपनी तकनीकी तथा पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता के लिए आयात पर हमेशा से निर्भर रहता था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सिंपल। अब आप समझ गए कि जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा औद्योगिक जो नीतियां अपनाई गई उनकी क्या क्या कमियां थी और उनका आलोचनात्मक वर्णन हम कैसे करेंगे। सभी के सभी चीजें आपको इजी वे में समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, वेल इसी क्वेश्चन में आपका एक अथवा दिया हुआ है, अथवे में दिया गया है हमें ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्वों का वर्णन करें। ग्रामीण विकास क्या होता है, इसके मुख्य तत्व।
देखिए, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास का मतलब उस क्रमबद्ध योजना से है जिससे जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर, आर्थिक सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जाए। दैट मीन्स किसी एक गांव में एक ऐसी योजना लाई जाए, एक क्रम के अनुसार योजना लाई जाए जिसमें गांव के लोगों का जो जीवन स्तर है, जो आर्थिक स्तर है, जो सामाजिक कल्याण स्तर है, वो अच्छे से वृद्धि करे और उन्हें अच्छा फायदा, इसी को बोलते हैं ग्रामीण विकास। ठीक है, वैसे तो आप एकदम देसी लैंग्वेज में कह सकते हो, अरे गांव के लोग हैं, विकास कर लेंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे, ग्रामीण विकास हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में आप कैसे लिखेंगे, इसलिए ये एक सेंटेंस यूज। ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व क्या क्या है भाई? ग्रामीण विकास के बहुत से मुख्य तत्व हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 8 है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये ग्रामीण, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ग्रामीण विकास के तत्व। ठीक है, समझिए, सबसे पहला, भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। दैट मीन्स जो भूमि होती है उसमें हर एक किसान ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन कर सके, उस चीज को बढ़ाया जाए। दूसरा, कृषि विपणन प्रणाली को सुधारा जाए। दैट मीन्स कृषि विपणन, देखो विपणन प्रणाली का मतलब क्या है कि कृषि से उत्पादित माल को बाजार में जो कस्टमर है उस तक बेचने की जो प्रक्रिया है उसको कृषि विपणन प्रणाली कहते हैं। तो इससे थोड़ा और सुधारा जाना चाहिए। साथ ही जो भी एक सेकेंड, हाँ, साथ ही जो भी किसान होते हैं उसे उसके उत्पाद का उतना मूल्य दे देना चाहिए जो उसके लिए लायक है। ज्यादा मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। दैट मीन्स ऐसे फसलें जो कि ज्यादा बेची जाती हैं, ज्यादा खरीदी जाती है, जिनका मूल्य अधिक है, उनको ज्यादा उगाना चाहिए। उत्पादन की गतिविधियों का विधिकरण, ताकि फसल खेती के अलावा रोजगार के वैकल्पिक साधन को ढूंढा जा सके। दैट मीन्स उत्पादन जो है, इसके टाइम पे जो गतिविधियां की जाती है उसको कई अन्य तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसे तरीके अपनाएं जिसमें कम समय में अच्छी फसल आप उगा सकें, ताकि आप फसल के अलावा, कृषि के अलावा अन्य कार्य भी कर सकें, जैसे दस्तकारिता वगैरह। पांचवा है, ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधा यानी कि ऋण वगैरह उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, गैर कृषि, ऐसे निर्धनता को कम, मतलब रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए और निर्धनता को काफी कम किया जाना चाहिए। जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जैविक तौर पे खेती करनी चाहिए, जो कि काफी सस्ती होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, इनको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया कि भाई ग्रामीण विकास को हम कैसे तेजी से बढ़ा सकते हैं, इसके मुख्य तत्व क्या क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे, मतलब बेसिकली एक सेकेंड, हाँ, ये आप पहले 31 के दोनों क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये पहले अंग्रेजों वाला था कि औद्योगिक नीति जो उन्होंने अपनाई उसके नकारात्मक परिणाम, ठीक है, मतलब कि आलोचनात्मक परीक्षण, फिर ग्रामीण विकास और इसके मुख्य तत्व। अब इसी क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा इस तरीके से, ऐसे पूछेगा, क्रिटिकल डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वो क्या क्या थी बेसिकली, आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। पहला है डिक्लाइन एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विदाउट एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ द इक्वल क्वालिटी। के बाद सेकंड है एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। थर्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वाज लिमिटेड टू कॉटन एंड जस्ट लाइक टेक्सटाइल मिल्स। एंड उसके बाद है लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री। सिंपल सिंपल। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया, ये 4 पॉइंट हैं आपके, आप इस बारे में लिख देंगे। अब उसके बाद इसी में आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रूरल डेवलपमेंट एंड द डिस्क्राइब इट्स मेन एलिमेंट। तो वो क्या क्या है, आइए क्या करके समझेंगे। तो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट्स क्या है ये समझिए, उसके बाद की एलिमेंट्स क्या है रूरल डेवलपमेंट के, उस बारे में आप ये पहले 5 पॉइंट लिखेंगे, फिर आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे नीचे भी देखने को, नहीं 5 ही है, हाँ ठीक है, ये 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसको सारी की सारी चीजें हैं जो कि आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं और ऑलरेडी मैंने आपको हिंदी में समझा। चलिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। ये बेसिकली है 4 मार्क्स का, तो आपने देखा 4 मार्क्स से 3 क्वेश्चन में, एक में आपको चॉइस ऑलरेडी मिल चुकी है। देखिए, क्वेश्चन 32 है, आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी कि जो आर्थिक सुधार किए जाते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं आखिर क्या है, ये आपको समझना है। भाई मुख्य विशेषताएं बहुत सारी हैं, कौन कौन सी है सर जी, चलिए समझेंगे। लिखेंगे, पहला है कि अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए थे। क्या क्या? सबसे पहला कि सरकार की औद्योगिक नीति का उदाहरण,
सरकार भारत ने जो औद्योगिक नीति अपना रखी थी, ठीक है, उसका क्या किया, उदारीकरण किया, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया 1991 में, ठीक है। उसके बाद उद्योगों का जब निजीकरण किया, मतलब यहाँ पे कुछ उद्योग थे उनका निजीकरण कर दिया, तो जब निजीकरण किया गया तो सिंपल सी बात है भाई, इसके द्वारा क्या होगा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी, व्यापार शुरू हो गया। उदारीकरण के जब भारत ने उदारीकरण किया तो इस संबंध में इसने लाइसेंस को खत्म कर दिया, दैट मींस लाइसेंस परमिट प्रणाली इसको खत्म कर दिया। पांचवा यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि आयात और निर्यात को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी की, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का तथा निर्यात अन्य वस्तुओं जन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो। देखिए, मुझे लगता है कि पांचवा कई बच्चों को अच्छे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। एक बार लेजर लेके आते हैं। हाँ, मैं आपको दोबारा समझाते हैं। देखो कि आयात हो या निर्यात हो, इसको और अच्छा बनाते हुए, उदार बनाते हुए, आयात और निर्यात की जितनी वस्तुएं थी इनके संबंध में, हर एक वस्तु के संबंध में आयात के शुल्क में काफी कमी कर दी। ये कमी इसलिए की ताकि औद्योगिक विकास के लिए जो भी कच्चा माल चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाए कम दाम पे, तथा जो निर्यात वस्तुएं होती है, निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा, ठीक है। छठा दिया हुआ है कि डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अमूल्य, दैट मींस कि डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अमूल्यन यहाँ पे किया गया। राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर्ज संरचना में सुधार किया गया, दैट मींस राष्ट्र के लिए जो बैंकिंग प्रणाली थी और जो टैक्स संरचना थी उसमें भी सुधार किया गया, ठीक है। साथ ही देश की आर्थिक स्थिति में सुधार और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इसका मतलब ये है कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, संरचनात्मक समायोजन को और अच्छा बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया। साथ ही सरकार के द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित किया गया, ताकि बाजार में सभी लोग अपनी वस्तु जाके बेच सकें, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ये कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये वैसे आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 मार्क्स में है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको टोटल 9 बताए हैं, आप क्या करेंगे, इसमें से 5 से 6 पॉइंट जो छोटे छोटे लगते हैं आप याद कर लें, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा आपसे, राइट द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। तो वो क्या क्या है आप देख सकते हैं, साइलेंट फीचर या फिर कह लो कि फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, तो ए बी सी डी एंड ई, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एफ जी एच आई, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा 6 मार्क्स का, और इन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 मैच चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले में दिया हुआ है हमें कि भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए सुझाए गए किन्हीं 3 उपयुक्त उपायों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में धारणीय विकास के संबंध में जो उपाय सुझाए गए हैं उनमें से आपको किन्हीं 3 का वर्णन करना है। तो 3 नहीं, मैं आपको 4 बताऊंगा, टोटल 5 है लेकिन मैं आपको 4 बता दूंगा, जिसमें से आपको जो 3 अच्छे लगे याद करना है। पहला दिया हुआ है देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग, दैट मीन्स देखो भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल यानी कि सही प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु शक्ति और सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोतों के अच्छे उदाहरण हैं। तकनीक के अभाव में इनका विस्तृत रूप से अभी तक विकास नहीं। इसका मतलब यह है बच्चों कि यदि हमें देश को और विकसित करना है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वायु शक्ति और सौर ऊर्जा, ये जो गैर पारंपरिक स्रोत है, इनका उपयोग करना होगा, ठीक है। लेकिन अभी भारत में कुछ अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं नहीं इनको उपयोग करने के लिए, तो इसका अभाव है बेसिक, ठीक है। लेकिन पहले क्या उपयोग किया जाता है, पहले अभी के टाइम पे हम विद्युत बिजली के लिए थर्मल और हाइड्रो पॉइंट जो संयंत्र है इन पर निर्भर है। ओके, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं इनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा है कि जो अधिक स्वच्छ ईंधन है इनका उपयोग करो। अब इसका मतलब क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में ईंधन के रूप में उच्च दबाव प्रकृति गैस, दैट मींस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
इसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, जगह जगह पे पाइपलाइन, सिलेंडर्स वगैरह ये कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इवन सरकार भी, गवर्नमेंट भी फ्री में कनेक्शन दे रही है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिकली रियायत भी दे रही है। दिल्ली में जन परिवहन में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के उपयोग से प्रदूषण कम है। दिल्ली में ये जो हम सीएनजी गैस उपयोग कर रहे हैं खाना बनाने में, सॉरी खाना बनाने में नहीं, बेसिकली अलग टाइप में सीएनजी का उपयोग आप खाना बनाने में नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पेपर 1 में मैंने आपको समझाया भी था। तो हाँ, दिल्ली में जन परिवहन में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण काफी कम हुआ है और वायु बहुत अच्छी हुई। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस और गोबर गैस को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। क्योंकि गांव में कई ग्रामीण इलाके ऐसे जहां तक अभी भी ये सीएनजी गैस वगैरह नहीं पहुंची, इसीलिए ये कहा गया है कि वहां पे बायोगैस और गोबर गैस को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी कि हम अधिक जो स्वच्छ ईंधन है उसका उपयोग करेंगे तो विकास तय है। तीसरा देखिए क्या है कि लघु जलीय प्लांटों की स्थापना। मतलब देखो, जैसे पहाड़ी इलाके हैं तो बेसिकली ये सभी जगह पे होते हैं और यहाँ पे झरने भी मिल जाते हैं। तो इन झरनों पर लघु जलीय प्लांटों की स्थापना की जा सकती है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, क्योंकि वहां से पानी कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, झरने से पानी आता ही रहता है, तो वहां से पानी थोड़ा थोड़ा आप काटते जाएंगे तो उससे आप बिजली आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा दिया हुआ है बच्चों, पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। इसका मतलब है कि पारंपरिक रूप से भारत की कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन और सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हितकर रहते हैं। परंतु आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो ये किसके संबंध में है बच्चों कि यदि जो भी हमारे भारत की कृषि व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, परिवहन, आवास, ये जितनी व्यवस्थाएं हैं ये सभी हमारे देश के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन आजकल हम ये जो पारंपरिक प्रणालियों से दूर होते जा रहे हैं, इसकी वजह से हम अपने पर्यावरण, हम अपनी ग्रामीण विरासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है इस क्वेश्चन के आंसर के संबंध। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए सुझाए गए 3 उपायों को समझाएं। पहला है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, दूसरा है अधिक स्वच्छ ईंधनों का उपयोग, तीसरा है लघु जलीय प्लांटों का उपयोग और चौथा है पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। सिंपल सिंपल। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला। अगला दिया हुआ है डिस्क्राइब एनी 3 सुटेबल मेजर्स सजेस्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। पहला है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड सेकंड है यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, एंड established of small hydro plants and traditional knowledge of and practice। सिंपल सिंपल। ओके, ये 4 आपके पॉइंट है, इजीली आप इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है हिंदी में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 6 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन और पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन। भारत में 1991 में भारत सरकार के द्वारा कई आर्थिक सुधार किए गए। भारत में किए गए आर्थिक सुधार की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो भारत में जो भी आर्थिक सुधार किए गए हैं इसकी आपको यहाँ पे विशेषताएं समझानी है। ये क्वेश्चन शायद अभी हम कर चुके हैं ना, तो एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरा पेपर जो था हमारा उसका एक क्वेश्चन समझा देता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 34 क्वेश्चन है आपके पिछले पेपर का जो करवाया था। कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता, उनके प्रकार की व्याख्या, अथवा में था कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं तथा विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संक्षेप में समझें। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ पार्ट, एक और पेपर जो मैंने बताया था आपको, किसी क्षेत्र में सुधार जो लागू किए भूमि की सुधार है इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसके प्रकार क्या थे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। कृषि विपणन क्या है और कृषि विपणन प्रणाली क्या थी। बेसिकली जैसे कृषि विपणन का मतलब होता है कि इसमें उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें आप फसलों का संग्रहण करते हैं, ठीक है, उसका प्रसंस्करण करते हैं, कि जो भी खराब वगैरह होती है उसका रख रखाव करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, फिर पैकेजिंग करते हैं, भंडारण करते हैं, परिवहन करते हैं और आखिर में उसको बेच देते हैं। यानी कि फसल का खेत से लेके कस्टमर तक पहुंचने के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसे कृषि विपणन कह देते हैं। अब इसको सुधारने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए, जैसे कि नियमित मंडियों का स्थापना, डेली बेसिस पे मंडियां बैठाई गई कि मंडियां बैठेगी तो लोग जो है अपनी फसलों को आसानी से बेच पाएंगे। विपणन सूचना का प्रसार किया गया, दैट मीन्स कि जो भी रेट वगैरह होगा डेली बेसिस पे उसका सूचना प्रसार वगैरह ये किया गया। कृषि उत्पादों का संग्रहण के लिए
और ज्यादा भंडार गृह और सुविधा को प्रावधान किया गया। मानक बाट और नाप तौल या फिर माप तौल अनिवार्य कर दिया गया। रियायती यातायात की व्यवस्था, यानी कि जो भी यहाँ पे लेके आएगा अपने सामान को, उसको यातायात की सहायता दी जाएगी, तो ये भी यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप इसके बारे में समझ जाएंगे। फिर भंडार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक में भारतीय खाद्य निगम तथा केंद्रीय गोदाम, यानी कि जैसे जो भंडार क्षमता है अगर उसे बढ़ाना है तो उसके उद्देश्य के लिए क्या किया गया था कि सार्वजनिक रूप से एक तो भारतीय खाद्य निगम और एक केंद्रीय गोदाम, इसकी स्थापना की गई। न्यूनतम समर्थन की कीमत, यानी कि कोई भी यदि फसल का ज्यादा मांग नहीं है तो उसका एक जो प्राइस तय कर रखा है उसके आधार पर सरकार उसको क्या करेगी, खरीद लेगी उस फसल को। ठीक है, तो ये चीज है, ये मैं आपको पेपर 1 में समझा चुका हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन को समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैंने आपका एक क्वेश्चन ले लिया जो कि मैं ऑलरेडी ले चुका था, तो उसके लिए मैंने ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन है उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन है, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? मानव पूंजी निर्माण के स्रोत और समस्याएं। ठीक है, तो एक तो क्या है स्रोत और इसकी समस्याएं क्या, तो आइए समझेंगे। तो पहले हम मानव पूंजी समझेंगे, फिर इसका निर्माण और। तो मानव पूंजी क्या होती है? किसी भी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा, स्वास्थ्य के भंडार। देखो, मानव पूंजी का मतलब ये नहीं कि मानव के पैसे से, बल्कि मानव का जो उसके पास में जो ज्ञान है, उसके पास जो कौशल है, उसकी जो योग्यता है, जो शिक्षा है उसके पास, उसके बाद जो प्रेरणा है, उसका स्वास्थ्य है, इसका पूरी प्रक्रिया का आकलन, इसका भंडार, इसी को मानव पूंजी कहते हैं। पैसे का मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे हो, यानी कि इस ये पूंजी मानव पूंजी निर्माण मतलब क्या है? तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में एक देश के लोगों की योग्यता, कौशल, शिक्षा, अनुभव में वृद्धि की जाती है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों सिंपल सा ये है, एक तो है मानव पूंजी, ठीक है ना। देखो, एक तरफ है मानव पूंजी और एक तरफ है मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी निर्माण वो होता है जिसमें एक लंबे समय में एक देश में लोगों की योग्यता, शिक्षा, कौशल, अनुभव की वृद्धि की। अब इसके स्रोत क्या है भाई? तो बहुत से स्रोत है, जैसे कि हम शिक्षा पे व्यय करेंगे, शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देंगे तो उनकी जो शिक्षा वाली योग्यता है वो बढ़ेगी, शिक्षा मानव पूंजी बढ़ जाएगी। कौशल विकास पे व्यय करेंगे तो व्यक्ति का जो कौशल व्यय है वो बढ़ेगा। नौकरी के साथ में प्रशिक्षण करेंगे, यानी कि उनका कौशल के साथ में उनका रोजगार वगैरह, इसका व्यय ये भी बढ़ेगा। लोगों के स्थानांतरण पर व्यय, यानी कि ये विस्थापन वगैरह जो होता है, इस पे अगर हम व्यय करेंगे तो वो मतलब खर्चा करेंगे, सरकार खर्चा करेगी तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो स्थायी तौर पे बसेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। सूचनाओं पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय आदि ये सभी किसमें सम्मिलित हैं? मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत के। ठीक है, तो ये तीनों की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी निर्माण और मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। अब सबसे आखिरी पॉइंट आ जाएगा हमारा इसमें कि भाई भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या क्या है। तो बहुत सारी समस्या। पहली समस्या, भारी व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव। मानव पूंजी इसलिए बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है क्योंकि भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अपर्याप्त संसाधन, जब जनसंख्या बढ़ेगी, मान लेते पहले जनसंख्या 100 लोगों की थी, संसाधन 10 थे, अब जनसंख्या हो गई है 150, संसाधन अभी भी 10 है, तो 100 लोग एक पे काम कर लेते, 100 लोग 10 लोग एक पे काम करते थे, अब उसी पे एक पे 15 लोग काम करेंगे, तो क्या हो गया कि संसाधनों पर अधिक दबाव भी पड़ा और संसाधन अब अपर्याप्त हो गए और जल्दी ही समाप्त भी हो जाएंगे। ठीक है। प्रतिभा पलायन की समस्या, दैट मीन्स आज के टाइम पे लोग जो है वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा किसी को भी हायर एजुकेशन मिल गई, ठीक है, वो क्या करता है, आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। ठीक है, यानी किसी और देश में चला जाता है अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। मानव संसाधन के उचित प्रबंधनों का अभाव, यानी कि मानव संसाधन जो है, जितने भी संसाधन हमारे पास प्राप्त हैं, उन सभी का प्रबंधन अच्छे से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका गलत तरीके से उपयोग हो रहा है और वो खत्म होते जा रहा है। स्तरीय तकनीक व प्रबंधन शिक्षा का अभाव, दैट मीन्स कि एक स्तर के लेवल की तकनीक और जो प्रबंधन शिक्षा होती है वो नहीं लोगों को मिल पा रही है। और छठा है स्वास्थ्य सेवाओं का अपर्याप्त विकास यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं थी मानव पूंजी निर्माण के बारे में। ठीक है बच्चों, अब इसी में ये जो आपका क्वेश्चन है मानव पूंजी वाला, दोबारा देख लीजिए। मानव पूंजी किसे कहते हैं, इसका निर्माण और इसके स्रोत क्या है। अब इसमें जो आपका इंग्लिश में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवाया हुआ है। दूसरा है व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, राइट द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल की एक्सप्लेनेशन,
सोर्स एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो देखेंगे ह्यूमन कैपिटल कहते किससे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपके 3 की पॉइंट्स हो गए। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है इसको क्रिएट करने में, तो इसके क्रिएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ए बी सी डी ई एंड एफ, ये टोटल आपकी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको आज का ये जो पेपर था, ठीक है ना, ये वाला हमारा, जिसमें मैंने आपको ये पार्ट नंबर 20 समझा दिया। अगर आप बच्चों ने पार्ट नंबर ए यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं देखा है, तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाके देख सकते हैं। ठीक है, वेल यहाँ पे हमारा पेपर खत्म हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पेपर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आपको आपके इकोनॉमिक्स के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से अपना एग्जाम करके आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करते हैं। देखो, जितना मेरा कोशिश हो सकता था उतना मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और एंड आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी, आप अच्छे से समझ गए हैं, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जल्दी जल्दी, ताकि वो भी इसे देख के अपना पेपर अच्छा कर सके। एंड आपको आपकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम करके आइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।